हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसटी के 6 to 8 के लिए सीटेड पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और हमने जो है सो 210 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और आज हम लोग 210 से आगे का 211 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो 211 नंबर क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 212 नंबर क्वेश्चन, कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं का शासन वर्तमान में जो है सो छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य में वह था। तो वह जो है सो वर्तमान में कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वर्तमान का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में था कीरागढ़। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वर्तमान में जहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है वहाँ पर था। 212 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया गया था, तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था। तो उसके पीछे मुख्य कारण था इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश। वह जो है सो अपने आप को इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 213 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 214 नंबर क्वेश्चन है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यह राज्य केवल नगरों से बना था, यह गलत है। यह कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि गढ़ कटंगा का गोंड एक समृद्ध राज्य था और इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है। तो सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, यह भी सही है। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया, यह भी सही है। और है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था, यह भी सही है। तो इसके ऑप्शंस के अनुसार इसमें से सारे ऑप्शन जो है सो सही है। तो कौन सा पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो एक भी ऑप्शन जो है सो ऐसा नहीं है कि गलत है। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा आंसर के लिए, क्योंकि इनमें से सभी जो है सो सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था। तो कन्नौज नगर जो है सो किस किस के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था। तो कन्नौज नगर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल के बीच जो है सो विवाद का केंद्र था। प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच विवाद का केंद्र था कन्नौज शहर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध के संदर्भ में 1814 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 में
कथन को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। तो ये है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते रहे। और ऑप्शन नंबर बी है कि उसने अंग्रेज़ों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। तो ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का कि कथन एक है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, यह सही है। उसके बाद है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन कथन एक और कथन दो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कथन एक में कि सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि सम्राटों के पास बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे, यह भी सही है। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है। और कथन एक दो की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण का ही है। तो अगला क्वेश्चन है अभी कथन दिया हुआ है कि अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी थी। तो अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी थी, यह बात सही है। उसका कारण है कि गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। तो इसका कारण भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन एवं कारण दोनों सही हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे, इनमें से कौन सा सही है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कि सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे, यह गलत है। अगला है कि सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों पर भेजी, यह गलत है। शिव स्कंद सतकर्णी सातवाहन के अति महत्वपूर्ण शासक थे, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता था। तो मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों को क्या कहा जाता था। तो उन्हें कुणबी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को कुणबी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान चैप्टर से कि मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है सो जब्त कहते हैं, उसे जब्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल राजवंश जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे जब्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। अकबर ने वतन जागीर किसको दिया था। तो सिसोदिया राजपूतों को दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो सिसोदिया राजपूतों को वतन जागीर दिया था। अगला क्वेश्चन मिलान का है। चलिए इसका सीधा हम आंसर ही देखते हैं और इसको जो है आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था।
तो 1539 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। बिल्कुल सही है। और इसका कारण दिया हुआ है कि यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो इसका कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनके काल के अनुसार जो है इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक और फिर हो जाएगा खिद्र खां लास्ट में। तो 1 4 3 और 2 यह हो जाएगा इसका क्रम 1 4 3 2। तो कौन से ऑप्शन में यह देखते हैं। 1 4 3 2 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका कालक्रम दिया हुआ है, कौन से ईस्वी से कौन से ईस्वी तक जो है किसका शासन था, तो वह आप याद जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो ये जो है सो बिल्कुल सही है। अगला है कि स्थानीय सामंत द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। यह जो है सो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे। उपरोक्त प्रश्न में से किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इतिहास के संदर्भ में कल्पना, साहित्य का महत्व, स्रोतों का महत्व या संस्कृति का सम्मान। तो इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना जो है सो करने की क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शंस के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में कौन सी प्रशासनिक भाषा थी। तो फारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में जो सो फारसी में प्रशासनिक कार्य होते थे। अगला क्वेश्चन है कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। तो दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो यह जो है किसके बारे में कहा गया है कि उसे खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। तो यह जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए शिलालेख में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो यह जो है सो मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक
तबकात ए नासिरी में गुलाम वंश के शासकों तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया है और उसी में उन्होंने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। तो कौन से दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत में प्रशस्ति पाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के प्रशंसा में एक प्रशस्ति पाया गया है जो संस्कृत में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। तो खालसा का स्थापना किसने किया था। तो खालसा का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि खालसा का स्थापना किसने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और कब किया था, अगर पूछे कि खालसा का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था, तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। तो विश्व शांति का विचार जो है सो अकबर ने आगे बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विश्व शांति का विचार किसने आगे बढ़ाया। तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। तो कौन सा सुल्तान था जो अनाज को शहर से बाहर भेजने के लिए या बाज़ार में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग करता था। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। तो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। यह बिल्कुल सही है। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो क्या यह सही है। तो यह बिल्कुल गलत है। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो क्या यह सही है। यह बिल्कुल सही है। कथन भी सही है लेकिन ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया, जो बिल्कुल सही है। उसका कारण है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है और ए बी का सही कारण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। तो क्या यह सही है। तो यह कथन जो है सो बिल्कुल गलत है। और अगला कथन है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। यह कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर दिया हुआ है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, इसीलिए जो है सो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में यह जो है सो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। तो गुरुमुखी में संकलित किया है गुरु अंगद ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आईने अकबरी के विषय में ऑप्शन नंबर सी सही है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। यह आईने अकबरी के बारे में सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन नंबर ए। 18वीं सदी में मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो अभी हमने पढ़ा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुर्शीद कुली खान। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदंगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है कि बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। और ऑप्शन बी है कि बदंगा पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि ए सही है और बी गलत है। ए सही है और बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फिर से मिलान के लिए, तो चलिए देख लेते हैं कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो 1528 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 में। अहमदनगर को राज्य में मिलाया गया जो 1632 ईस्वी में। बीजापुर को राज्य में मिलाया जाना यह हुआ 1685 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। क्या यह सही है। तो यह बिल्कुल सही है। मुर्शीद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। तो दोस्तों आज के लिए हम 250 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, इससे आगे हम जो है सो कल करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।